नमस्कार। जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मुकेश बाकर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ध्वनि साउंड के बारे में। तो ध्वनि क्या है, कैसे पहुंचती है, इसके पार्ट्स कितने हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम उसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संगीतीय पैमाना। कि संगीतीय पैमाना क्या चीज होती है। हेडिंग लगा लियो। हाँ, उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल वाली क्लास का, लास्ट क्लास का। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, लक्षणों में हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे, एक तीव्रता, एक तारत्व और एक पढ़ा था गुणता। तीव्रता क्या थी कि कोई ध्वनि तेज है या मंद, बस वही उसकी तीव्रता कहलाती है, हमने ये पढ़ा था। और ध्वनि की तीव्रता है उसके आयाम के वर्ग के तुल्य होती है, समानुपाती होती है। सेकंड पार्ट था आपके तारत्व। तारत्व में मैंने आपको बताया कि कोई ध्वनि है वो पतली है या मोटी, वो सब कुछ उस तारत्व पे डिपेंड करेगा। और थर्ड नंबर था अपने गुणता, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब समान आवर्ती और प्रबलता की ध्वनियों को एक साथ प्रसारित किया जाए या दोनों समान और एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ चलाई जाए, तो जिस गुण की वजह से हम उन दोनों में डिफरेंस पता लगाते हैं वही उसकी गुणता है। तो ये तो होगी। अब है संगीतीय पैमाना। संगीतीय पैमाना आपने ऐसा सुना होगा जिसमें कि 7 स्वर होते हैं, जिनमें 8 स्वर होते हैं, सॉरी, सा रे गे में प ध नि सा। तो संगीतीय पैमाना उन्हीं 8 स्वरों पे डिपेंडेड है। लास्ट जो अंतिम स्वर है वो वापस दोहराया जाता है। और अब जिसमें आपके केवल 2 टॉपिक है, एक तो है संगीतीय पैमाना और सेकंड है भवन ध्वनि की, बस। तो अब संगीतीय पैमाना चीज क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक सुरों, जब 2 या 2 से अधिक स्वर किसी एक जगह, जैसे मान लो आप, पहले तो हम बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर हो गया आपके 7, नाम बता देता हूं आपको। सा रे गा मा प ध नि सा। इन्हें अष्टक, एक होता है आरंभिक, एक होता है अष्टक। जो आरंभिक स्वर है वो होता है सा, और अंतिम जो अष्टक स्वर जिससे बोलते हैं वो भी साई होता है। तो आरंभिक एंड अष्टक मुख्यतः ये 8 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। संगीतीय पैमाना इन्हीं पे डिपेंडेड है, पूर्ण किया इन्हीं पे निर्भर है। तो अब पहले है हम बात करते हैं कि ये संगीतीय पैमाना क्या होता है, और जो ये परिभाषाएं हैं कैसे होगी इसका अध्ययन करेंगे। तो जब इसको देखिए, पहले एक होती है आपके स्वादी, स्वादी, एक होती है अस्वादी। स्वादी वे होती है जो अपने कानों को प्रिय लगती है, और अस्वादी वे होती है जो, या फिर जिनका प्रभाव है हमें अप्रिय लगता है। जो अप्रिय लगेगा वो अस्वादी होती है, और जो हमारे कानों को प्रिय लगती है। अब प्रिय ध्वनि जब 2 सुरों को, 2 या 2 से अधिक सुरों का एक साथ प्रसारित किया जाता है, तो उन दोनों सुरों में यदि वो
जो प्रभाव है वो कर्णप्रिय हो, कानों को अच्छा लगे, तो वो होती है स्वादी, और यदि कानों को अप्रिय लगे तो वो होती है आपके अस्वादी। अब देखो, जो भारतीय संगीतीय पैमाना है उसमें अपने 8 स्वर हो गए, सा रे ग म प द नी सा। सारा जो संगीतीय पैमाना है बस यही चीज है। अब इनकी परिभाषा कि भाई संगीतीय पैमाना क्या होता है, ये ऐसे कोई नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा संगीतीय पैमाने पर टिप्पणी करो, या संगीतीय पैमाना क्या है। तो आपको इस संगीतीय पैमाने के बारे में यहां से शुरू करना है, और इनमें क्या क्या होते हैं ये चीज का अभी अध्ययन करेंगे। तो ये आपके हो गए 8 स्वर। 8 स्वरों में फर्स्ट वाला है सा। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि इनकी आवर्ती के आधार पर इनमें कुछ मान होते हैं इनके, जिसमें सा है उसका 24, इसका होता है 27, ये हो गया आपके 30, ये हो जाएगा 32, और ये हो गया 36, और ये 40, और ये 45, एंड ये हो जाएगा आपके 48। अब देखो, जो ये स्वर है फर्स्ट वाला 24, वो अंतिम जो अष्टक आरंभिक स्वर है उस अष्टक इसका जस्ट डबल है वो। तो आरंभिक जो अंतिम स्वर है वो अष्टक स्वर बोलते हैं उसको। तो अष्टक स्वर की आवर्ती आरंभिक स्वर की डबल होती है, दो गुनी होती है, दो गुनी कह सकते हैं हम। तो अब देखो अब इन दोनों में हम अनुपात देखते हैं, कौन कौन से में। पहले इन दोनों में देख लो, 24 एंड 27। फिर इन दोनों में अनुपात, फिर इन दोनों में अनुपात, फिर इन दोनों में देख लो, इन दोनों। अब अनुपात कैसे निकालते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उनका इन दोनों में कितना कितना पार्ट है, या फिर सबसे कम या एक ऐसी संख्या का भाग दो कि दोनों कट कटा कर एकदम सबसे सूक्ष्म छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाए कि उसके और टुकड़े न किए जा सके। तो 24 और 27 दी गई है, 24 और 27 दी गई है। तो 24 और 27 ऐसी संख्या जिसमें इसका भाग दें कि एक हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाए, कौन सी हो जाएगी? 3 का भाग दें इसमें, तो ये 9, पहले इस आगे वाले को लिखना है और फिर बटा में इस नीचे वाले को लिखना है। तो 3 का भाग इसमें दिया, 9 बार चला गया, इसमें 24 में 8 बार, 9 बटा 8 प्राप्त हो गया, 9 बटा 8 प्राप्त हो जाएगा ने। अब देखो इस संगीतीय पैमाने को, एक चीज आप नोट कर लेना, ये तो हम लिख देंगे, संगीतीय पैमाना है ये। जो संगीतीय पैमाना है उसको भारतीय जो पद्धति है, भारतीय सिस्टम मान लो इंडियन सिस्टम, उसमें इसको बोलते हैं सरगम पैमाना। क्या बोलेंगे? सरगम पैमाना। और पाश्चात्य में इसे बोलते हैं द्विटोनी संगीतीय पैमाना। जो संगीतीय पैमाना है भारतीय संस्कृति में इसको क्या बोलेंगे? भारतीय संस्कृति में सरगम पैमाना। वे जो पाश्चात्य है, वेस्टर्न पाश्चात्य पद्धति में द्विटोनी संगीतीय पैमाना कहते हैं। अब ये द्विटोनी क्या चीज है इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इनका अनुपात देख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा? 3 का भाग दे तो ये हो जाएगा आपके 10, और ये हो गया बटा 9। आगे वाला इसमें किसका भाग जा रहा है?
देख लो आप, 2 का भागी जा रहा है और तो 32 और 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 16/15। और इन दोनों में 36 एंड 32, 36 और 32, 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें चला गया 9 बार और ये हो गया 9/8। फिर इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 10 बार चला जाएगा 10/9। इन दोनों में फिर 9 जा रहा है क्या, 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का भाग चला गया 1 बार, ये हो गई, या किसी और संख्या का जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, तो फिर 5 का जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9/8। और इन दोनों में 48 एंड 45, 48 और 45 किस संख्या से कट रहे हैं? इन दोनों में ये हो गया 9/8, 10/9 और 48 और 45, ये हो जाएगा आपके 16/15। हो गया ना 16/15? कैसे हो भाई? 3 के पहाड़े से कट रहा है ये, 3 का पहाड़ एक बार चला गया, कितने बच गए? 18 हो गए, 16 एंड ये हो गए 15। तो अब देखो, ये जो अंतर है ये आवर्तियों की संख्या हो गई, जिसमें हम ये देखते हैं जो फर्स्ट स्वर होता है उसको बोलते हैं आरंभिक और अंतिम होता है उसको बोलते हैं अष्टक। तो जो मैंने लैंग्वेज बोली जिसमें मैंने क्या कहा कि जो अंतिम स्वर है वो उस प्रारंभिक का दुगुना होता है, तो अंतिम स्वर है उसमें कितने हो गया आवर्तियों की संख्या 48 और इसमें कितनी है 24, तो ये 10 के डबल हो गया, डबल हो गया ने। तो इस सरगम सारणी है, एक बात का ध्यान रखना, सरगम पैमाना, हाँ तो इस सरगम पैमाने के अकॉर्डिंग ये जो मान है सा को 24, रे का 27, गा का 30, मा का 32, पे का 36, दे का 40, नी का 45 और सा का हो गया 48, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनके अनुपात निकालिए। अब इनमें अनुपात में ड्यूटोनी वाला सिस्टम क्या है, ड्यूटोनी में बस इतना ही है कि ये जो अनुपात प्राप्त हो रहे हैं हमें, इसमें मुख्यतः इस पैमाने में इस पैमाने में अनुपात 9/8, 10/9 व 16/15 प्राप्त होते हैं, यही प्राप्त होंगे जिन्हें क्रमशः, अब देखो इसमें 9/8 है तो इनको एक फिक्स 9/8 आ गया, इसको बोलेंगे गुरु स्वरक, गुरु स्वरक, यानी कि जो फर्स्ट वाला है 9/8 वो हो गया गुरु स्वरक, सेकेंड वाला होता है आपके 10/9 उसको बोलेंगे हम लघु स्वरक, लघु स्वरक, वे थर्ड वाला होता है अर्ध स्वरक। तो अनुपात हो गए, अनुपातों के मान प्राप्त हो गए हमें। अब जो अनुपातों के मान प्राप्त हुए हैं उनका नाम दे दिया कि भाई उन्हें कौन कौन से को क्या क्या कहेंगे। 9/8 है वो हो गया आपके गुरु स्वरक, 10/9 वाला हो गया लघु स्वरक, और 16/15 है उसको हम बोलते हैं अर्ध स्वरक। ठीक है, तो ड्यूटोनी वाला क्या सिस्टम है, ड्यूटोनी में जो आपके यहां पे एक है 9/8 और एक है आपके 10/9,
9/8 व 10/9 की निष्पत्ति मान को लगभग बराबर मान लिया जाता है। तो अब जब 9/8 और 10/9 इन दोनों की निष्पत्ति लगभग बराबर होगी, तो जब बराबर होगी तो इस पैमाने पर कितने बचे अनुपात? अनुपात कितने बचे? दो ही बचे। एक तो 9/8 और 10/9 इन दोनों को बराबर मान लिया, तो अनुपातों की संख्या कितनी होगी? संख्या 2 प्राप्त होगी। तो इस संगीतीय पैमाने को द्विटोनी संगीतीय पैमाना भी कहेंगे। हाँ, अब इसमें ये भाई 9/8 व 10/9 की निष्पत्ति को लगभग बराबर मान लिया जाता है। तो 9/8 क्या है? 9/8 क्या है? गुरुस्वरक। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि गुरुस्वरक व लघु स्वरक, हिंदी लैंग्वेज लिखते हो ने, तो गुरुस्वरक तथा जो लघु स्वरक है उन दोनों की निष्पत्ति को लगभग बराबर मान लिया जाता है, और बराबर मान लेने के वजह से ही इस संगीतीय पैमाने को क्या कहेंगे? द्विटोनी संगीतीय पैमाना कहते हैं। क्लियर है? अब बस मुख्यतः इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है कि संगीतीय पैमाना क्या चीज है, इनके मान क्या क्या होते हैं, इनके अनुपात क्या है, लघु स्वरक, गुरु स्वरक, अर्ध स्वरक, बस यही चीज मुख्यतः इनमें यूज होगी। और इनकी जो परिभाषा मैंने आपको बताई दी, तो एक हाँ वो स्वादी वाला लिखना चाहो तो आप लिख लेना कि स्वादी और अस्वादी क्या क्या होते हैं। तो स्वादी वाला स्वादी और अस्वादी। इसमें देखो, स्वादी जब दो या दो से अधिक स्वर एक साथ प्रसारित किए जाते हैं, या फिर एक साथ कंपन करते हैं, एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं, एक के बाद एक साथ, देखो एक मिनट परिभाषा लिख लो, दो या दो से अधिक स्वर एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं, तो जो संयुक्त प्रभाव होगा किन्हीं दो स्वरों का, किन्हीं किए जाते हैं, तो किन्हीं दो स्वरों का संयुक्त प्रभाव कर्णप्रिय हो तो वह स्वादी कहलाएगा। बस हो गई परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक स्वर एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं, तो उन दो स्वरों का संयुक्त प्रभाव यदि कर्णप्रिय है तो क्या होगा? वो स्वादी। और यदि
कर्णप्रिय नहीं है तो कर्णप्रिय नहीं है जिसका प्रभाव अप्रिय लगता हो, अप्रिय होगा तो वो होगा असंवादी। परिभाषा वापिस लिखना चाहो तो कि दो या दो से अधिक स्वर एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं तो किन्हीं दो स्वरों का संयुक्त प्रभाव कर्णप्रिय नहीं हो, ये भी लिख सकते हो। या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यदि परिभाषा से आए ना तो परिभाषा को इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसमें परिभाषा हो जाएगी आपके दो स्वरों का संयुक्त प्रभाव अप्रिय, अप्रिय लिख दियो, अप्रिय हो तो असंवादी कहलाता है। बस यही है आपके संगीतीय पैमाना। संगीतीय पैमाने से रिलेटेड कोई भी टिप्पणी के बारे में आ जाए तो आपको ये सारी टिप्पणी करनी है। सबसे पहले आप यदि ये लिखना चाहो ना तो ये लिख दियो कि संवादी क्या होते हैं, संगीतीय पैमाना होता है क्या चीज है, तो ये चीज तो बादगी हो गई। और इसमें मुख्यतः आपको ये बताना है पहले कि जो संगीतीय पैमाना होता है उसमें जो स्वर होते हैं वो एक के बाद में एक, एक के बाद एक उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद में जो दो स्वर होते हैं उनका एक संयुक्त प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है, तो वो प्रभाव यदि अच्छा लगे, हमें प्रिय लगता हो तो हम उसे स्वादी कहते हैं, और यदि अप्रिय लगता है तो हम उसको क्या कहेंगे, असंवादी कहेंगे। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है तो बस इससे रिलेटेड आगे कुछ भी नहीं है, बस यही चीज है। हाँ, अब यदि ये आ जाए, वो पैमाने वाले आ जाए कि जिसमें सरगम वाला आ गया, तो द्विटोनी वाले में क्या करना है कि जो दो मान दिए गए थे, मैंने आपको बताया था कि गुरु स्वरक और लघु स्वरक है, उन दोनों को बराबर मान लिया जाता है। अब उसमें बस यही करना है कि हमें किसी एक संज्ञा के, जैसे कि जो आरंभिक स्वर है, आरंभिक स्वर का मान यदि हमें दे दिया गया है और कहा जाए कि द्विटोनी जो स्वरक है उसके अकॉर्डिंग इसमें मान प्राप्त करो, तो आपको जो गुरु और लघु स्वरक है उन दोनों को बराबर मान लो और उसके अकॉर्डिंग आगे जो अनुपात होगा वही अनुपात इनमें आगे यूज करना है। और आगे आप जो स्वरक होते हैं ना, अरे एक मिनट इसको एक बार देख लियो, फिर से मैं बता दूं। ये जो चीज है हमने यहां पे पढ़ी सारे गा मा पा धा नी सा, तो इसमें ये वाली है ना, ये चीज यहां पे जो द्विटोनी पैमाना होगा उसमें इन दोनों को समान मान लिया जाता है, लघु और जो गुरु स्वरक है उन दोनों को समान मान लिया जाता है। और समान मानने से मतलब यही है कि जब आप इनका पैमाना तय करो या फिर नया पैमाना बनाओ, कि ये पैमाना तो सरगम वाला पैमाना हो गया, जब द्विटोनी का बनाया जाता है तो द्विटोनी पैमाना है, उसमें जो लघु स्वरक और गुरु स्वरक है उन दोनों को समान कर दियो और सेकंड वाला आपके ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो दो ही अनुपात प्राप्त होंगे और उन्हीं दो अनुपातों के अकॉर्डिंग आपको आगे की जो आवर्ती का मान है वो लिखना है। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है तो आगे आ जाते हैं हम भवन ध्वनिकी पे। अब भवन ध्वनिकी, नाम से ही हमें इसकी परिभाषा लग रही है कि क्या हो सकती है भवन ध्वनिकी। भवन यानी कि कोई घर मान लो, मकान है, उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है भवन ध्वनिकी कहलाती है। परिभाषा देखा तो जाए तो उस नाम से परिभाषा बस यही बन रही है। भवन ध्वनिकी क्या चीज है? भवन ध्वनिकी जो भवन के अंदर, घर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ये क्या 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 चीजें होती है, उसके बारे में आपको इस भवन ध्वनिकी में टिप्पणी करनी है। ऊपर वाला क्लियर है? अब देखो भवन ध्वनिकी वाला, इसमें
हाँ, तो सबसे पहले तो ये चीज कि हम ये साधारणतया देखते हैं कि एक कोई खाली कमरा है या कोई संगीतकार गायक उसमें गाना गाता है खाली कमरे के अंदर, तो उसकी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है या फिर उसकी आवाज उसी को वापस सुनाई देती है। तो वजह क्या रहती है कि जैसे ही जो ध्वनि है वो उसके मुंह से निकलती है, तो बाहर का जो वातावरण है, बंद कमरा है, तो बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर पुनः आ जाती है। परावर्तन वही चीज होता है। परावर्तन क्या चीज होती है कि ये मान लो, पहले परावर्तन को समझ लेते हैं। परावर्तन में मान लिया कि ये किरणें आती है ऐसे और टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, यही होता है। ऐसा ऐसा ही होता है, वही परावर्तन होता है। अरे परावर्तन में हमने यही पढ़ा ना, यहाँ पे नहीं टकराती है, यहीं पे टकरा जाती है, तो यही परावर्तन कहलाता है। यानी कि जिस माध्यम से, यहाँ पे मान लिया मैंने सूर्य है, तो सूर्य की किरण यहाँ पे आई, टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो वही परावर्तन होता है। अब भवन ध्वनिकी में भी ऐसा ही होता है। हाँ, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रोसेस क्या रहती है, परावर्तन कैसे होता है, और इस परावर्तन का कई जगह परावर्तन नहीं, काफी बड़ा रूम होते हुए भी, रूम खाली होते हुए भी परावर्तन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसकी वजह पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं यही। तो भवन ध्वनिकी में जो ध्वनि होगी वो किसी कमरे की दीवारों से टकराकर पुनः आती है। परावर्तन होता है, एक गूंज या प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अब आपने सिनेमा हॉल्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि जो रूम होता है उसके अंदर गत्ता, पर्दा या फिर लकड़ी के कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ध्वनि है उनका वो अवशोषण कर लेते हैं। वैसे तो यदि किसी रूम में काफी जैसे कि लकड़ी का सामान पड़ा है या फिर कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वो अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा नहीं होता है, तो उन रूमों को कुछ विशेष तरह के पर्दे, गत्ते या फिर लकड़ी के वो छेद युक्त ऐसे लगाए जाते हैं ताकि इनका परावर्तन न हो और प्रतिध्वनि उत्पन्न न हो। अब है कई जगह जैसे कि मंडपों में या फिर माइक में से आवाज करते हैं, तो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है कि जो आवाज पहले निकल जाती है, श्रोता सुनता है, उससे जस्ट पहले वो जो पहले वो आवाज की वो आवाज सुनाई देने लग जाती है। तो उस स्थिति में श्रोता को ये पता नहीं लगता है कि उसने बोला क्या है। यानी जो आवाज वर्तमान में बोल रहा है और एक उसकी प्रतिध्वनि आ रही है, दोनों साथ में क्रियाएं होने लग जाती है और उस स्पीच, उस भाषण का हमें ज्ञात नहीं होता है कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बस भवन ध्वनिकी में यदि लिखना चाहो तो ये लिख दो कि जब व्याख्यान कमरों मान लो या फिर कमरे में मान लो कोई वॉइस कर रहा है, आवाज कर रहा है, तो उसकी प्रतिध्वनि आएगी और वो प्रतिध्वनि का परावर्तन होना, बस लिखो फिर कि जब व्याख्यान कमरों में गायक या वक्ता
गायक या वक्ता भाषण देता है तो उस कमरे में परावर्तन होता है तथा व्यतिकरण के कारण कमरे में कहीं मंद ध्वनि तो कहीं तेज ध्वनि सुनाई पड़ती है। हाँ, तो अब है परावर्तन हुआ। जैसे उसमें स्पीच दिया तो कई पर जैसे तेज ध्वनि सुनाई देती है, कहीं पर कम सुनाई देती है। ये सारी घटनाएं व्यतिकरण की होती है। व्यतिकरण वही होती है कि अध्यारोपण के फलस्वरूप उसमें हमने ये पढ़ा था कि संपोषी दो प्रकार के व्यतिकरण होते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि कहीं पर अधिक कहीं पर कम। तो इसमें ध्वनि ले ली तो ध्वनि में कहीं ध्वनि तेज सुनाई देती है तो कहीं कम सुनाई देती है। तो व्याख्यान कमरों में गायक या वक्ता भाषण देता है, भाषण या संगीत, तो उस कमरे में परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ध्वनि का परावर्तन होता है तथा व्यतिकरण के कारण कमरे में कहीं मंद ध्वनि तो कहीं तेज ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। अब है इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, दीवारों पर गत्ते, पर्दे या लकड़ी के बोर्ड लगाए जाते हैं। तो इस दोष को दूर करने के लिए व्याख्यान कमरों में गत्ते, पर्दे या लकड़ी के छेद बोर्ड लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि प्रतिध्वनि उत्पन्न न हो। अब प्रतिध्वनि उत्पन्न कैसे नहीं होगी? क्योंकि ये ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। अब वैसे यदि कोई उसमें व्यक्ति खड़ा है, जैसे किसी कमरे में एक व्यक्ति बैठे हैं, तो वो भी या फिर फर्श पे कोई कालीन बिछा हुआ है, सारे जो कपड़े होते हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी सामान होगा वो लगभग इस ध्वनि का अवशोषण करते हैं। तो उससे भी जो प्रतिध्वनि है उत्पन्न कम होती है। लेकिन और प्रतिध्वनि कम करने के लिए बड़े बड़े हॉल्स या व्याख्यान अपने कमरे होते हैं, उनमें इस प्रकार के लकड़ी के गत्ते, पर्दे या बोर्ड लगाए जाते हैं। एक आपके होता है बहुपरावर्तन। बराबर जो बहुपरावर्तन होता है उसमें बहुपरावर्तन, इसमें आप सीधा समझ लियो। बहुपरावर्तन है उसमें जो वक्ता है वो लगातार शब्द बोलता है, लेकिन जो पहले बोले शब्द
बहुप्रावर्तन की वजह से बाद में बोले शब्द सीधे ही श्रोता को सुनाई देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, बाद में बोले शब्द पहले वाले श्रोता को सीधे ही सुनाई दे देते हैं। जैसे, या फिर इसको पहले आप समझ लो कि माइक में कोई नेता या फिर कोई व्यक्ति है स्पीच दे रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने दीवारें हो, बिल्डिंग्स हो, तो जो प्रतिध्वनि है वो उनसे टकराकर वापस आने लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब वक्ता बोलता है जो ध्वनि निकलती है उसके मुंह से, उससे पहले श्रोता को सुनाई दे देता है, तो वो स्पष्ट रूप से इस ध्वनि को नहीं सुन पाता है कि वो क्या बोल रहा है और क्या उसका स्पीच है। तो वो होती है आपके बहुप्रावर्तन। बहुप्रावर्तन, बहुत बार प्रावर्तन होना, बस यही है। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख दियो, और ज्यादा कोई विशेष नहीं है। बहुप्रावर्तन सीधा लिख देना कि जब कोई वक्ता स्पीच देता है तो उसमें जो पहले बोले शब्द है वो बाद में बोले शब्द को श्रोता को सीधे ही सुनाई दे देते हैं, उसे ही बहुप्रावर्तन कहते हैं। अब उसमें एक प्रोफेसर हुआ था सेबिन नाम का, इस बहुप्रावर्तन को लेकर उसने इसमें कुछ टिप्पणी की थी, प्रोफेसर सेबिन। उन्होंने ये बताया कि जो ये प्रतिध्वनि है वो उस क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती और आयतन के समानुपाती होती है, कि जितना क्षेत्रफल घेरता है उसके तो जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो आयतन, उसका आयतन कितना है उसके समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब इस प्रोफेसर सेबिन से रिलेटेड आपके डेरिवेशन बुक में दिए हुए हैं, लेकिन जो आपके मुख्य टॉपिक है उनमें वो नई चीजें, तो आपको केवल भवन ध्वनिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा भवन ध्वनिकी का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो आपको उस प्रकार के विस्तार पूर्वक वर्णन में यहां से ऊपर से शुरू होना है कि ध्वनि, भवन ध्वनिकी क्या होती है, पहले ध्वनि के बारे में थोड़ा लिखना है, उसके बाद में भवन ध्वनिकी। भवन ध्वनिकी वही ये होगी कि जब कोई वक्ता आवाज करता है तो परावर्तन होता है ध्वनि का, फिर वापस सुनाई देती है, प्रतिध्वनि आती है, बस वही परावर्तन आपने भवन ध्वनिकी होगी। उसके बाद में आपको ये बताना है कि जब सिनेमा हॉल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे या तो पर्दे लगाए हुए होते हैं या फिर उनको कुछ विशेष डिजाइन से इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनका जो ध्वनि का परावर्तन है वो इस प्रकार से हो कि उसकी प्रतिध्वनि हमें उत्पन्न न हो या फिर उत्पन्न अपने को सुनाई नहीं देते। ठीक है, तो ये आपकी हो गया भवन ध्वनिकी। बस इतना क्लियर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास खत्म और ध्वनि का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।